इम्पोर्टेंट यहाँ पर यह है कि ब्रह्मोस नाम दो नदियों के नाम से लिया गया है, भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी। ठीक है, मोस्कवा, ब्रह्मोस। ठीक है, तो याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं CS देवी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम दोस्तों व्यापम की तरफ से जो संयुक्त भर्ती परीक्षा निकली है ना, डाटा एंट्री ऑपरेटर और सहायक ग्रेड 3, इसके लिए दोस्तों आज हम सामान्य ज्ञान GS से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। ना केवल हम लोग प्रश्नों को देखेंगे दोस्तों, बल्कि उन प्रश्नों से संबंधित जो और भी जानकारियाँ हैं जो आसपास की हैं, ठीक है, जो प्रश्नों से संबंधित आसपास की जो और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है, जो जानकारियाँ हैं, जो GS है, जिससे क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, पूछ सकता है, उसको भी आज हम लोग देखेंगे, जो कि संभावित है। ठीक है, वीडियो को दोस्तों आप अंत तक देखिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, जो दोस्तों है ना इस परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों, मैं ज़्यादा देरी ना करते हुए है ना क्वेश्चन शुरुआत करता हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने, इतने सारे हैं दोस्तों, आप देख लीजिए। ठीक है, बहुत सारे हैं, है ना, लगभग 7 क्वेश्चन को इस वीडियो में मैं शामिल किया हूँ और उनसे संबंधित जो आसपास की जो जानकारियाँ हैं, जो GS के प्रश्न हैं, उसको भी मैं शामिल किया हूँ। ठीक है, ये पार्ट 1 है ना, लगातार वीडियो आएगा दोस्तों, वीडियो को आप पूरा देखिएगा, है ना। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारत की विभाजन की योजना प्रस्तुत की? तो किसने दोस्तों, देखिए, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, वेवेल मिशन या फिर आपका माउंट बेटन योजना। ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, है ना, माउंट बेटन योजना। अब देखिए दोस्तों, पहले माउंट बेटन योजना है ना, पूछ सकता है दोस्तों। ठीक है, तो ये देखिए, है ना, तो मार्च 1947 से 3 जून है ना 1948 तक। अब देखिए क्या हुआ कि सत्ता हस्तांतरण है ना हुआ, ये सत्ता हस्तांतरण के लिए दोस्तों 24 मार्च 1947 को भारत का गवर्नर जनरल किसे नियुक्त किया गया? तो लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया, है ना, आपको याद रखना है। और दोस्तों जिसने दोस्तों क्या हुआ, 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना घोषित किया, है ना। और इसमें क्या हुआ कि इसमें जो है भारत और पाकिस्तान, है ना, तो इसमें भारत विभाजन शामिल था, किस योजना में? तो माउंटबेटन योजना में। ठीक है, और ये डेट आप याद रखिए दोस्तों, 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में इटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसे दोस्तों 18 जुलाई को स्वीकृति मिली। और विधेयक के अनुसार क्या हुआ, तो विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा की गई। ठीक है, तो कब? 18 जुलाई को। ओके, चलिए देखिए दोस्तों, अब ये इम्पोर्टेंट है आपका, है ना, ये वाला इम्पोर्टेंट है, गवर्नर जनरल। ठीक है, तो देखिए, स्वतंत्र भारत का जो है प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुए? तो लॉर्ड माउंटबेटन हुए। अगर वहीं दोस्तों स्वतंत्र भारत का भारतीय पूछा, ठीक है, तो स्वतंत्र भारत का प्रथम एवं अंतिम भारतीय पूछा है, भारतीय गवर्नर जनरल कौन हुए? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, इतना फैक्ट आपको याद रखना है दोस्तों, है ना। और लॉर्ड माउंटबेटन योजना को दोस्तों 3 जून योजना भी बोलते हैं, है ना, एग्जाम में बन सकता है, पूछ सकता है दोस्तों। ठीक है, तो 3 जून योजना भी इसको कहा जाता है। ओके, चलिए देखिए, अब संभावित क्या है? तो संभावित ये दोस्तों, है ना, उसी के, है ना, आसपास उसी से जुड़े हुए दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है, तो ये वही है दोस्तों, देखिए आपका, है ना, 18 जुलाई 1947 को पारित यह अंतिम अधिनियम। ठीक है, अंतिम प्रावधान क्या है दोस्तों? तो प्रावधान आप देख लीजिए, वही है कि 15 अगस्त 1947 को 2 प्रादेशिक इकाइयाँ भारत, है ना, और पाकिस्तान स्थापित की जानी थी, है ना। और इंग्लैंड को भारत पर से अपना आधिपत्य जो है वो त्याग देना था, है ना, भारत पर अधिकार नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, किसका? इंग्लैंड का। ओके, अब ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि भारत और पाकिस्तान के जो प्रतिनिधियों को अपना अपना, है ना, संविधान बनाने के लिए अनुमति दी गई। और जब तक नया संविधान लागू ना होगा दोस्तों, तब तक जो संविधान सभा है ना, आपको याद होगा दोस्तों। ठीक है, संविधान सभा के बारे में जितने तथ्य है पढ़ लीजिए, है ना, वही दोस्तों विधानसभाओं के रूप में कार्य करेगी। और जो 1935 का जो अधिनियम है, उसके अनुसार जो है देश का कार्य चलेगा। ठीक है, 1935 के अधिनियम के अनुसार ये है। ठीक है, और उनके बाद दोस्तों देखिए, भारतीय रियासतों को अधिकार दिया गया कि भाई वो तो अपने इच्छा अनुसार या तो स्वतंत्र रहे, या तो भारत में आए, या तो फिर पाकिस्तान में आए। ठीक है, और उसके बाद देखिए, राज्य जो भारत के जो राज्य सचिव है, वो उनका पद जो है वो समाप्त हो गया और उनका जो कार्य है राष्ट्रमंडलीय मामलों में सचिव को सौंप दिया गया। ठीक है, ये है ना। तो इतना फैक्ट आपको याद रखना है इस प्रश्न के संबंध में। ठीक है, जो पहला प्रश्न है 2018 में पूछा गया संयुक्त भर्ती परीक्षा में। ओके दोस्तों, चलिए देखिए,
दूसरा क्वेश्चन देखिए, देखिए इस राज्य के निम्नलिखित में से, है ना, सॉरी, इस राज्य के किस विश्वविद्यालय का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है? तो किस विश्वविद्यालय का? देखिए दुर्ग विश्वविद्यालय, है ना, सरगुजा विश्वविद्यालय, बस्तर विश्वविद्यालय या फिर आपका बिलासपुर विश्वविद्यालय। तो ऑप्शन नंबर डी इसका भी सही है। बिलासपुर विश्वविद्यालय का नाम क्या हो गया है? अटल बिहारी वाजपेयी, है ना। तो आपको रखना क्या है याद? अब देखिए अभी जो नामकरण हुआ है दोस्तों, पूछ सकता है एग्जाम में या बन सकता है, तो हेमचंद, ठीक है। तो अभी देखिए इनका जो दुर्ग विश्वविद्यालय है, ठीक है, जो दुर्ग विश्वविद्यालय है इसका नामकरण हो गया है दोस्तों। इसका जो नया नाम है हेमचंद यादव विश्वविद्यालय हो गया है, ठीक है। स्थापना की बात करें तो 2015, ओके, याद रखिएगा ना। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, जानवरों में, ओके, ठीक है, तो जानवरों में फुट एवं माउथ रोग का कारण है, तो क्या कारण है? बैक्टीरिया है, फंगस है, प्रोटोजोआ है या फिर वायरस है? ऑप्शन नंबर इसका डी सही है दोस्तों, वायरस, ओके। देखिए अब आपको पढ़ना क्या है, तो मनुष्यों में वायरस, वायरस जिसको बोलते हैं विषाणु, ठीक है, तो मनुष्यों में होने वाले, है ना, रोग, वायरस से होने वाले रोगों को आपको याद रखना है। कौन कौन से जो रोग हैं वो वायरस से होता है ना। तो लिस्ट है यहाँ पर देखिए, एड्स है ना, डेंगू, ज्वार, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, चेचक, छोटी माता, गलगोथ, ओके। गलगोथ के अलावा खसरा है ना, ट्राकोमा है, हिपेटाइटिस पीलिया है दोस्तों, रेबीज है दोस्तों, देखिए मेनिनजाइटिस, हर्पीज है ना। तो इन सबको भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछ सकता है एग्जाम में, है ना, बन सकता है दोस्तों, इसीलिए इसको शामिल किया गया है ना। बहुत ही खोज खोज कर निकाला गया है दोस्तों। आपसे विनती है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उन तक जरूर शेयर करिएगा जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। चलिए देखिए आप, देखिए ये है, देखिए वर्तमान में भारत के लिए कौन सा संकट अधिक महत्वपूर्ण है? तो उस समय पूछा गया था दोस्तों, ठीक है। देखिए व्यापार घाटा, चालू खाता का घाटा, राजकोषीय घाटा या फिर रुपया का विदेशी विनिमय। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों? देखिएगा ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, चालू, ठीक है, खाता का घाटा। अब ये इको से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। तो इनका जो है ना वो विवरण या फिर इनसे संबंधित जो और भी जो जानकारियां हैं, जो जीएस का प्रश्न बन सकता है, उसको हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। सर्च करने में काफ़ी टाइम लगता है दोस्तों, ठीक है। चलिए मैं अगला क्वेश्चन देखिए शुरुआत करता हूँ। ये राज्य से संबंधित है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो काफ़ी सरल क्वेश्चन है। इस राज्य की युवा महिलाओं द्वारा दीपावली के पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? कौन सा लोक नृत्य किया जाता है दोस्तों? सुआ, कर्मा, पंथी, राय। काफ़ी सरल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए सही है, सुआ। अब इन प्रश्न से संबंधित, सुआ से संबंधित, है ना, मतलब ये किससे है? लोक नृत्य से संबंधित है। तो आपको पढ़ना क्या है, ठीक है, तो गीत को पढ़ना है ना। सुआ, सुआ में गीत भी आता है दोस्तों, सुआ गीत आता है ना, ठीक है। तो अब आपको पढ़ना क्या है, देखिए, है ना, पढ़ना नहीं है दोस्तों, पढ़ना तो बहुत सारे है, लेकिन जो यहाँ पर जो बताया जा रहा है दोस्तों, उसको विशेष तौर पर आपको पढ़ना है, देवार गीत, ठीक है। तो देवार गीत दोस्तों देखिए ये है, यह देखिए ये गीत जो है छत्तीसगढ़ के देवार जाति के लोगों द्वारा गाया जाता है ना। और देवार जो जाति है दोस्तों, देवार जो है ना, देवार जो जाति के लोग हैं वो क्या है, वो भ्रमणशील होते हैं, ठीक है। जनजाति है दोस्तों, ठीक है, तो भ्रमणशील होते हैं, ठीक है। तो भ्रमणशील होते, घुमंतु जाति होती हैं। और परंपरागत रूप से ये रायपुरिया देवार, है ना, रायपुरिया देवार, सारंगी तथा रतनपुरिया देवार दोस्तों ढूंढरू वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, ये याद रखना है। और देवार गीत का दोस्तों प्रमुख गायिका आपको रेखा देवार को याद रखना है, ठीक है ना, रेखा देवार। और वाद्य यंत्र के रूप में रज्जू, ढूंढरू, मांदर, ओके। उसके बाद आपका बीरम गीत पूछ सकता है दोस्तों, बीरम गीत, है ना, जितने भी जनजातियों वाले पोर्शन है दोस्तों, गीत हो गया, लोक नृत्य हो गया, वो काफ़ी सरल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्री के दृष्टिकोण से, व्यापम की दृष्टिकोण से, तो आपको पढ़ना है ना। चलिए देखिए दोस्तों बीरम गीत को, है ना, तो बीरम गीत देखिए ये देवार जाति की महिलाओं के द्वारा गाया जाता है, ओके। और इसमें भी ये भी देवार गीत का ही है ना, बीरम गीत, ठीक है। और इसमें महिलाएं चूड़ी खनका कर, है ना, गीत का गायन करती है। और ये दोस्तों एक करुण प्रधान गीत है, ओके। अगला देखिए दोस्तों पंथी गीत, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अक्सर इससे क्वेश्चन बनता है, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा अगर आपको जानकारी नहीं होगा तो ये देखिए यह गीत दोस्तों गुरु घासीदास के जीवन पर आधारित है ना। और सतनाम पंथियों के द्वारा यह गीत गाया जाता है। और इसमें जैत खाम की स्थापना करके दोस्तों उसके चारों ओर घूम घूम कर गीत गाया जाता है दोस्तों। और पंथी के जो कलाकार के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर कौन है दोस्तों? स्वर्गीय देवदास बंजारे प्रसिद्ध है, ओके। सुआ गीत दोस्तों देखिए, सुआ गीत इसी के संबंध में तो पूछा गया है, ठीक है। तो ये दोस्तों श्रृंगार प्रधान गीत है, याद रखना है। और इस मिट्टी में सुआ
मिट्टी का जो सुआ है इसको रख कर गीत गाया जाता है ना। और ये गीत दोस्तों महिलाओं है ना और किशोरियों में अत्यंत लोकप्रिय है ना, वो तो जनरल है, ठीक है। और सर्वाधिक जो प्रचलित है दोस्तों गौड़ जनजातियों की महिलाओं में यह सर्वाधिक प्रचलित है और दिवाली के अवसर पर गाया जाता है, ठीक है। और इस गीत के साथ नृत्य भी किया जाता है, याद रखिएगा। शिव और पार्वती ये प्रतीक के चिन्ह के रूप में होते हैं, प्रतीक होते हैं इनके, ठीक है। और इसी को दोस्तों जो सुआ गीत है, इसी को है ना जो सुआ नृत्य है ना, सुआ नृत्य को ही मुकुरधर पांडे ने छत्तीसगढ़ का गरबा नृत्य कहा है, याद रखना है ना। चलिए अब देखिए आपका कबीर गीत। कबीर गीत दोस्तों ये राज्य के कबीर पंथियों के द्वारा कबीर की स्मृति में तथा उनकी शिक्षाओं को गीत के माध्यम से समाज तक पहुंचाने हेतु कबीर गीत का गायन किया जाता है। और इस गीत का गायन जो है वो रात्रि के समय होता है, ठीक है। याद कबीर चौका पढ़े होंगे ना, ठीक है। जो कबीर पंथी है जवाब दीजिएगा दोस्तों, है ना। रात को कबीर है ना तो चौका आरती होता है ना। क्वेश्चन देखिए दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, और ये पूछा गया है दोस्तों इस क्वेश्चन को, है ना। तो देखिए आप पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए निम्न में से कौन एक प्राथमिक प्रदूषक नहीं है? तो नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, पैराक्सीसाइल नाइट्रेट और उसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कौन सा इसमें का सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी सही है, ओके। पैराक्सीसाइल, ठीक है, नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर सी। तो ये वाला पोर्शन दोस्तों कहाँ से मैं इनको सर्च किया हूँ बहुत ज़्यादा दोस्तों, तो इसको आपको एनसीईआरटी की बुक में मिलेगा, ठीक है। 12th के जो एनसीईआरटी बुक है पर्यावरण के मुद्दे से संबंधित है, इनसे दोस्तों ये उठाया गया है हूबहू। आप देख लीजिएगा दोस्तों एनसीईआरटी का बुक, है ना, पढ़ने की कोशिश करिएगा दोस्तों, है ना। तो विज्ञान का है, 12th का है, याद रखिएगा, है ना। तो इनसे संबंधित और भी क्वेश्चन मैं उठाया हूँ, आप देखिए यहाँ से है, ठीक है। तो ये है आपका, देखिए निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीयक प्रदूषक है? तो देखिए सल्फर डाइऑक्साइड SO2, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड CO कार्बन मोनोऑक्साइड, O3 ओजोन। ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, ये है आपका द्वितीयक प्रदूषक ओजोन, ओके, O3 याद रखिए। अब देखिए दोस्तों क्या होता है कि प्राथमिक प्रदूषक, क्या होता है द्वितीय प्रदूषक, ठीक है। तो ये देखिए प्राथमिक, ये है आपका प्राथमिक प्रदूषक सीधे स्रोत से उत्पन्न होते हैं। प्राथमिक प्रदूषकों के उदाहरण में आपका देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और बेंजीन आदि हैं। द्वितीयक प्रदूषक प्राथमिक प्रदूषकों से उत्पन्न होते हैं, इसके उदाहरण ओजोन है, ठीक है, फार्मेल्डिहाइड है, धुआं है आदि भी है, ठीक है। तो साइंस वाले दोस्तों आप जानते ही होंगे जितने भी हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन उसी से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों, पूछ सकता है ये, है ना, ये पूछ सकता है दोस्तों। देखिए WHO के द्वारा ध्वनि प्रदूषक कौन सा मानक सही है, ठीक है। तो कौन सा मानक सही है ध्वनि प्रदूषण के लिए WHO के अनुसार? ऑप्शन नंबर देखिएगा, देखिए आपका, देखिए 20 से 30 डेसिबल, 75 डेसिबल, है ना, सॉरी 45 डेसिबल, 75 डेसिबल या फिर आपका 90 डेसिबल। ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, ठीक है, 75 डेसिबल, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चार तो चश्मा लगा हुआ है दोस्तों, है ना, माफ़ करिएगा थोड़ा सा पढ़ने में अगर दिक्कत हो जाता है तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ये भी इम्पोर्टेंट है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? देखिए 16 सितंबर को, 21 अप्रैल को, 5 जून को या फिर आपका 22 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ई सही है दोस्तों, 16 सितंबर को, ठीक है, याद रखिएगा। अब उसके बाद ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 5 जून, 20 सितंबर या फिर आपका 15 मार्च, 7 जुलाई। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, याद रखना है कब? 5 जून को, वेरी गुड। चलिए देखिए ये है, ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, याद रखिएगा आप, है ना, जैव विविधता से संबंधित है, ओके। तो देखिए जैव विविधता का सिद्धांत प्रथम बार लागू किया गया, तो कब लागू किया गया था दोस्तों प्रथम बार? देखिएगा आपका 29 सितंबर 1993 को, 6 जून 1992 को, 3 अक्टूबर 1994 को या फिर 4 अक्टूबर 1993 को। ऑप्शन नंबर देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, ठीक है, 29 दिसंबर 1993 को। अब दोस्तों जैव विविधता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उससे संबंधित कुछ देखिए, है ना, जानकारियां हैं ये, है ना, प्रश्न बन सकता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो है ना, देखिए प्रत्येक वर्ष के 22 मई, है ना, 22 मई को दोस्तों क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, याद रखना है, पूछ सकता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का आयोजन कौन करता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ करता है दोस्तों, है ना। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम क्या थी? तो हमारे समाधान प्रकृति में है, ओके।
और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पहली बार कब मनाया गया है ना, तो कब मनाया गया दोस्तों, तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता को मनाने की शुरुआत 20 दिसंबर है ना 2000 को संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा के प्रस्ताव के द्वारा की गई थी। ओके, चलिए देखिए दोस्तों, देखिए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाने के मुख्य उद्देश्य क्या है। ये दोस्तों लोगों में जैव विविधता के महत्व के बारे में जागरूक उत्पन्न करना है। ठीक है, उन्हीं से संबंधित जैव विविधता से संबंधित दोस्तों है ना जो उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, वो भी आते हैं, तो उनको भी आपको देखना है ना। रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ है दोस्तों, राजस्थान में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, उत्तराखंड में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों, मध्य प्रदेश में है। पेरियार कहाँ पर है, पेरियार नेशनल पार्क केरल में है। काजीरंगा कहाँ पर है, असम में है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है दोस्तों, उत्तराखंड में। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। ठीक है, और भी है उनसे संबंधित जानकारियां दोस्तों देख लीजिए आप, है ना। जैविक विविधता शब्दावली का सबसे पहले उपयोग 1968 में RF डेसमैन ने किया था। ओके, मई 1994 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता संगोष्ठी का सदस्य बना कौन, भारत। यहाँ पर भारत लिखना भूल गए हैं, तो भारत मई 1994 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता संगोष्ठी का सदस्य बना। ये नेट हो गया है, ये रेड है। ठीक है, तो रेड डाटा बुक है ना सर्वप्रथम 1963 में प्रकाशित किया गया था, है ना, किया गया। ओके, और रेड डाटा बुक के जो गुलाबी पृष्ठों में दोस्तों अत्यंत संकटपन्न, मतलब अत्यंत जो विलुप्त है होने वाली जो प्रजाति है, अत्यंत संकटपन्न प्रजातियों के बारे में सूचना दी जाती है। जीवमंडल है ना, जीवमंडल संरक्षण क्षेत्र शब्द दोस्तों यूनेस्को द्वारा 1971 में प्रस्तुत किया गया था। ओके, पारिस्थितिकी शब्दावली का प्रयोग सबसे पहले आपका 1869 में ई हेकल ने किया था। याद रखना है आपको, है ना। जितने भी यहाँ पर फैक्ट दे रहे हैं दोस्तों, जानकारी दे रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं, आपको याद रखना है ना, नोट डाउन करना है तो कर लीजिएगा। PDF दोस्तों मैं है ना टेलीग्राम में दे दूंगा, जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली का सबसे पहले प्रयोग आर्थर टांसले ने सर्वप्रथम किया था। प्रति इकाई जैविक पदार्थों के वजन को बायोमास कहते हैं। ओके, देखिए भारतीय सुंदरवन क्षेत्र जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा संलग्न मैंग्रोव पारिस्थितिक क्षेत्र है। ओके, भारत में जीवमंडल संरक्षण क्षेत्रों की संख्या 18 है दोस्तों, और भारत की 10 स्थल यूनेस्को की जीवमंडल संरक्षण सूची में शामिल है। उड़ीसा का जो भीतरकनिका है वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। ओके, चलिए और भी है दोस्तों, देख लीजिएगा। ये है आपका भारत प्राणी विज्ञान, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना 1916 ईस्वी में की गई। इसका मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता में है। भारत वानस्पति सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1970 में की गई थी। इसका भी मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता में है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है अभी, है ना। अब ये पूछा गया था उस समय दोस्तों। देखिए, राज्य अलंकरण में ठाकुर प्यारेलाल सिंह पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है, किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, सहकारिता। ठीक है, तो याद रखिए, और इनसे संबंधित आप कमेंट्स करके बताइए कि ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया था, 2021 का किसे दिया गया है। ठीक है, चलिए देखिए इनसे संबंधित कुछ जो है ना, जो नॉलेज है उसको सुन लीजिए, जो इम्पोर्टेंट है। देखिए, गुरु घासीदास सम्मान है ना किस क्षेत्र में दिया जाता है, सामाजिक चेतना एवं उत्थान के लिए। प्रथम पुरस्कार की बात करें तो डॉक्टर रतन लाल जांगड़े और राजमोहन जगतू सोनकर को, है ना। 2021 में दोस्तों 2021 में किसको मिला है, श्री पुराणिक लाल चेलक को, याद रखना है। उसके बाद आपका महाराजा प्रवीण चंद्र भंजदेव सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो तीरंदाजी खेल के क्षेत्र में। ओके, प्रथम पुरस्कार की बात करें दोस्तों तो अरविंद सोनी एवं टेकलाल है, याद रखना है। पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान दोस्तों किस क्षेत्र में दिया जाता है, सामाजिक एवं आर्थिक योगदान के लिए। प्रथम पुरस्कार की बात करें केयूर भूषण, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2021 में किसे मिला है, सुश्री विद्या राजपूत को, है ना, याद रखिएगा। शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, आदिवासी एवं पिछड़ा वर्ग के क्षेत्र में। प्रथम पुरस्कार की बात करें तो आदिवासी शिक्षण समिति पाड़ीमल को दिया गया था। 2021 में किसे दिया गया है, श्री जानकी प्रसाद पुलस्त को। ओके,
यति यतन लाल सम्मान इम्पोर्टेंट है, अहिंसा एवं गौ सेवा क्षेत्र में, है ना। प्रथम पुरस्कार की बात करें तो रमेश याज्ञिक व हरि प्रसाद सिंह को 2021 में किसे मिला है, रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर को। देवदास बंजारे नया पुरस्कार है दोस्तों, बताया था, ठीक है। देवदास बंजारे स्मृति पुरस्कार 2021 किसे मिला है दोस्तों, श्री हृदय प्रसाद अनंत और श्री अमोल दास टंडन को। वेरी गुड। ये आपका देखिए उसी तरह दोस्तों है ना, जो नृत्य के क्षेत्र में भी है तो देवदास बंजारे स्मृति नृत्य पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है, तो श्री गौकर्ण दास बंजारे को। ओके, अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, ये है ना हेलिना। हेलिना निम्न में से क्या है, तो क्या है आपका, मिसाइल है, टैंक है, उपग्रह है, दूरबीन है। ऑप्शन नंबर ये सही है दोस्तों, मिसाइल है, ठीक है। तो हेलिना क्या है, मिसाइल है। अब इनसे संबंधित, हेलिना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, इसको सुन लीजिए दोस्तों। हेलिना भारत का अत्याधुनिक टैंक रोधी मिसाइल है, याद रखना है। हेलिना जो है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, नाग का हेलीकॉप्टर से दागे जाने का प्रारूप है ना, वर्जन है, याद रखिए। और ये मिसाइल दोस्तों पूर्ण रूप से स्वदेशी तकनीक से बनाया गया है, याद रखना है। बहुत खोज कर बनाया गया है दोस्तों, ठीक है। जितने भी तथ्य जानकारियां हैं आपको याद रखना है। हेलिना दोस्तों नाग मिसाइल का हेलीकॉप्टर लॉन्च वर्जन है, बताए, ठीक है। और इस मिसाइल की जो रेंज क्षमता है 7 से 8 किलोमीटर तक की है, याद रखना है इसको। अब वर्तमान में चर्चा में है, क्या है दोस्तों, ब्रह्मोस, ठीक है। तो वर्तमान में चर्चा में है ब्रह्मोस। तो ये सबको आपको क्या करना है दोस्तों, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट खींचना है तो खींच लीजिए, मैं इसको पढ़ नहीं रहा हूँ दोस्तों, लंबा है तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, तो मेन इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि जो ब्रह्मोस है, ठीक है। तो देखिए ये जो है रूसी प्रदर्शन 800 ओनिक्रेस क्रूज मिसाइल पर आधारित है। और इम्पोर्टेंट यहाँ पर यह है कि ब्रह्मोस नाम 2 नदियों के नाम से लिया गया है, भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी, ठीक है, मोस्कवा ब्रह्मोस, ठीक है। तो याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और देखिए इसे 2019 में सेवा में शामिल किया गया था, बाकी आप इसको पढ़ लीजिएगा। देखिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इंग्लिश में MTCR, ठीक है। तो भारत जो है 2016 में MTCR का सदस्य बना, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है कि भारत जो है MTCR का सदस्य कब बना, तो 2016 में, है ना, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट है बहुत ही, देखिए ये वाला जो है ना, जो भारत के पास जो मिसाइलें हैं उनको आपको याद रखना है कि कौन से मिसाइल दोस्तों सतह से हवा में मार करने वाली है और कौन से मिसाइल दोस्तों सतह से सतह में मार करने वाली है, ठीक है। तो देखिए ये है आपका सतह से, है ना, हवा में मार करने वाली मिसाइलों में दोस्तों आपका आकाश MK1S, त्रिशूल, बराक आदि, है ना। ये सब दोस्तों मिसाइलें किसके अंतर्गत आएगा, तो सतह से हवा में मार करने वाली। और उसके बाद सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों में आपको याद रखना है, ठीक है, कौन कौन से हैं। तो इसके अंतर्गत दोस्तों देखिए प्रहार है, ठीक है, पृथ्वी है, और उसके बाद आपका देखिए प्रहार, पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, पृथ्वी 3, है ना, शौर्य, अग्नि सीरीज की जो मिसाइलें हैं सब किसके अंतर्गत आएगा दोस्तों, सतह से सतह तक मार करने वाली मिसाइलों के अंतर्गत आएगा, ठीक है। ये अगला देखिए दोस्तों, अगला जो है ना, छत्तीसगढ़ के इतिहास से संबंधित है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा इसको, है ना। देखिए इस राज्य के, है ना, निम्नलिखित में से किस कलचुरी राजा ने मुगल दरबार में भेंट दी थी, तो कल्याण शाह है, बाहर शाह है, प्रतापमल है, या फिर आपका लक्ष्मण शाह है। ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, काफ़ी सरल क्वेश्चन है, कल्याण शाह, ठीक है। तो कल्याण शाह के बारे में आपको याद रखना है दोस्तों कि इसने जो है कोसगई किले में जगन्नाथ, है ना, जगन्नाथ स्वामी का मंदिर बनवाया था। और ये दिल्ली के जो मुगल राजा जहांगीर के दरबार में 8 वर्षों तक रहा। इसको छुड़ाने के लिए दोस्तों आपका गोपालवीर और जो बिलासाबाई केवटिन है वो कल्याण शाह को छुड़ाने के लिए दिल्ली गया और वहां पर पहलवानी का करतब दिखाया। इसे प्रसन्न होकर दोस्तों, है ना, जहांगीर ने कल्याण शाह को छोड़ दिया। गोपल्ला गीत कलचुरी वंश से संबंधित है, याद रखिएगा। गोपल्ला गीत के जो है रचनाकार कौन है, गोपालवीर द्वारा रचित है, ठीक है। और इसी में दोस्तों इसी का जो है ना, जो कल्याण शाह है, कल्याण शाह की एक जो है क्या मिले, जमाबंदी प्रणाली मिली है, पुस्तक मिली है ना, किसके अनुसार, जिस्म के अनुसार, ठीक है। तो राजस्व पुस्तक मिली है जिससे हमको ये मालूम होता है कि वहाँ पर, है ना, जमाबंदी प्रणाली प्रचलित थी, ठीक है। तो याद रखना है, ओके। तो ये चिस्मे के अनुसार, ओके। देखिए अब आपको पढ़ना क्या है, तखत सिंह, है ना, जिनका जो है शासन पीरियड कब से कब, 1689, है ना, से 91 तक थे, याद रखना है, ठीक है। और उसके बाद देखिए ये है
तखतपुर नामक नगर बसाया। याद रखना है, तखत सिंह की दोस्तों कोई संतान नहीं था, तो तखत सिंह ने अपनी पत्नी का नियोग, है ना, नियोग प्रथा के द्वारा नियोग एक ब्राह्मण से करवाया जिसका नाम क्या था, बड़गैया, है ना। तो उनसे दोस्तों कौन पैदा हुआ, तो उनसे दोस्तों राज सिंह पैदा हुआ। ठीक है, तो याद रखना है ना। ये अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन दोस्तों मैं अगली वीडियो में डालूंगा और इससे संबंधित जो है क्वेश्चन भी डालूंगा। ठीक है, तो आप अगर इसका जवाब देना चाहते तो आप दे दीजिए, है ना, मैं यहाँ पर छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा हो। ये वीडियो पार्ट 1 है दोस्तों, इसके बाद पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 आएगा, जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक आएगा दोस्तों, है ना। बनाते रहूँगा, अगर आप साथ देंगे तो, ठीक है, शेयर करेंगे तो बनाते रहूँगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। PDF डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों टेलीग्राम चैनल से।